गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होगा हमारा टी के बारे में। हम एवरीथिंग मतलब टी की ए टू जेड चीज़ डिस्कस करेंगे। टी को कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, कैसी सॉइल चाहिए होता है, उज्ज्वला योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। नोबेल प्राइज़ कब से स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो पहला आर्टिकल जो रिलेटेड है वो ईडी से रिलेटेड है। एक्चुअली ईडी ने आपके एमपी हैं संजय सिंह, उनको अरेस्ट किया है। ये एक्सरसाइज केस है जो अल्कोहल से रिलेटेड केस है, मगर अपोजिशन का कहना है कि अभी तक इसमें कोई भी एविडेंस सरकार को नहीं मिला है। ये एक इशू बनाया जा रहा है, मगर गवर्नमेंट कह रही है कि हम उस पर वर्क कर रहे हैं। तो ठीक है, तो हम ईडी के बेसिक्स जान लेते हैं। देखो, पहले भी हमने ईडी के बेसिक्स जाने हैं और मैंने पूरा एक्सप्लेन करके भी बताया, और आज भी आपको बता रहा हूँ ईडी के बेसिक। देखो, ईडी क्या था, स्टार्टिंग में एक अटैच बॉडी था। इसका नाम डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट था। देखो, 1956 में जब ईडी को स्टेबलाइज किया गया था, 1956 में जब ईडी को स्टेबलाइज किया गया था, तो एक एज अटैच बॉडी था जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के 1956 में। ठीक है, तो इसी को उस टाइम प्रीमियर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते थे। इसके द्वारा बहुत सारी क्या कहते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन किए जाते थे जो फाइनेंस से रिलेटेड होते थे। ठीक है, मगर क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ, इसमें बहुत सारे एक्ट इन्वॉल्व हो गए। जैसे 1947 का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया, फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया, फिर उसके बाद पीएमएलए एक्ट आया। पीएमएलए एक्ट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, तो उसके बाद इसमें बहुत सारे फाइनेंशियल एक्ट इन्वॉल्व होते गए। तो ये एक प्रीमियर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है, जो स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस रखती है और हेल्प लेती है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ इंडिया का। ठीक है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, जब ये 1956 में बनी थी तो ये एक इन्फोर्समेंट यूनिट थी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर। ठीक है, मगर उसके बाद देखो, मैंने आपको बताया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ये अब है, जो मैंने आपको शुरू में बताया, मे भी गलत बता दिया हो, मगर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर अब है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। जब स्टेबलाइज हुई थी तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन बहुत पूछती है कि ये जो बॉडी थी पहले एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, बाद को ऐसे स्टेचुटरी बॉडी बनाया गया। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब क्या हुआ, 1957 में इसको रीनेम कर दिया गया। रीनेम में क्या किया गया, इसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का नाम दे दिया गया। ठीक है, अब इसका मैंने आपको पहले ही कहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर पहले थी, अब बाद में इसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ला दिया गया। बहुत सारे एक्ट को रेगुलेट करने लगी। फेरा एक्ट हो गया, पीएमएलए एक्ट हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो 2002 में आया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने जानी। अब एक छोटी सी आप चीज़ जान लीजिए, इसका हेड क्वार्टर जो है वो इस टाइम दिल्ली में है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जोनल ऑफिस और ये वगैरह तो नहीं पता। देखो, हर चीज़ आपको इसी तरह रट जाएगी जब आप उसको डे टू डे रिवाइज करेंगे। अगर आप रिवीजन करने से बचेंगे अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको लगातार दिक्कत आएगी। तो मेरा आपसे एक ही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए, और रिवीजन करते समय ये मत सोचिए ये मैंने पढ़ लिया। अगर आपने जब भी ये सोचा मैंने पढ़ लिया, इसका तो क्वेश्चन कर लूँगा, वही क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे आप देख लीजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इसमें याद आ रही है वो टेन्योर से रिलेटेड हमने डिस्कस की थी, तो मैं टेन्योर थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। देखो, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और अकॉर्डिंग टू लॉ, इसको 2 साल की डायरेक्टोरेट जनरल को बनाया जा सकता है। इसमें मतलब इसके टेन्योर, जो प्रेसिडेंट होता है इसका टेन्योर 2 साल होता है, मगर इस 2 साल को 3 साल के लिए एक्सटेंड करा जा सकता है एवरी 1 ईयर। मतलब मान लो किसी का टेन्योर, मान लो ये पर्सन है जेड, इसका टेन्योर 2 साल हो गया। अब प्रेसिडेंट ने क्या किया है, एक ऑर्डिनेंस के थ्रू ये कह दिया कि हम हर टाइम 1 साल एक्सटेंड कर सकते हैं।
तो 3 साल तक ये एक्सटेंड कर सकते हैं, इसे हर साल एक एक बार करके, तो 5 साल तक टेन्योर इसका हो सकता है। इसकी पावर, जो टेन्योर की पावर है ईडी की, वो हमारे दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेबलाइजमेंट एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेबलाइजमेंट एक्ट 1946 से ली गई है। और जबकि दूसरी चीज़ आपको बता दूं, सीबीसी जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, उसको उसकी भी यही टेन्योर होता है, मगर उसके लिए एक एक्ट है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमने ईडी के बारे में बेसिक्स फिर से जाने, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मेरे द्वारा आपको बता दी गई कि कौन कौन सा एक्ट को रेगुलेट किया जाता है, कब स्टेबलाइज किया गया, किस डिपार्टमेंट के अंदर आता था, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता था, किस डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर इस टाइम आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता ही होना चाहिए। दूसरा आर्टिकल बहुत दुखद खबर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिक्किम में ग्लेशियल वर्स्ट हो गया। क्या हुआ, देखो टोरेंशियल रेन होती है, हम जानते हैं टोरेंशियल रेन एक ही समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती किसी स्थान पर, ठीक है। मगर क्या हुआ, वहाँ पर एक लेक है, लोहनाक लेक, ये आप नाम लिख लेना, लोहनाक लेक और चेंगथेंग डैम। कभी कभी यूपीएससी, मैंने आपको पहले भी बताया, कभी कभी यूपीएससी पूछता है लोहनाक लेक और चेंगथेंग डैम कहाँ पर स्थित है। मतलब आपको ऑप्शन दे देगा नेपाल, भूटान, आप वहीं कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि भूटान अगल बगल है सिक्किम के, तो आपका लगेगा मे बी भूटान में हो। तो लोहनाक लेक और चेंगथेंग डैम में क्राइसिस आ गया। लोहनाक लेक एक क्या है, ग्लेशियल बस्ट लेक है, मान लो ये लेक है, अब इसमें ग्लेशियर बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, ठीक है। कोई रीज़न हुआ इसमें, मान लो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, ठीक है, फ्लैश फ्लड हो गई, पहला रीज़न। दूसरी बात, हीट, गर्मी बहुत पड़ गई, तो क्या होता है, ये जो ग्लेशियर होता है ये पानी में तब्दील हो जाता है। इसी को जब ये पानी में तब्दील हो जाता है, फिर ये बहुत तेज़ी से रिवर की तरफ भागता है, रोड्स की तरफ भागता है, कॉलोनीज़ की तरफ भागता है, वैलीज़ की तरफ भागता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा क्राइसिस इमर्ज हो जाता है, इसी को हम ग्लेशियल लेक बस्ट कहते हैं, ठीक है। आप ये चीज़ याद रखना। तो हमें क्या इस आर्टिकल में क्या याद रखना, हमें पता होना चाहिए सिक्किम की राजधानी, सिक्किम की ये जो लेक है लोहनाक और चेंगथेंग। अगला आर्टिकल जो फ्रंट पेज पर आया है वो उज्ज्वला योजना के बारे में है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी उज्ज्वला योजना के बारे में डिस्कस किया है, मगर हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखो उज्ज्वला योजना 2016 में आई थी, ये आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये फ्लैगशिप एक स्कीम है। फ्लैगशिप स्कीम वो होती हैं जिसके पीछे बहुत सारी स्कीम्स जोड़ दी जाती हैं, और इसमें क्या होता है, जो बीपीएल फैमिली होती हैं, देखो बीपीएल फैमिली, इसकी कंडीशन क्या है, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन कैसे मिलता था कि आप एक बीपीएल फैमिली से होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। देखो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग होता है, आप बीपीएल फैमिली से होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए, आपके फैमिली में कोई सिलेंडर का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, और ये जो कनेक्शन है विमेन के नाम पे दिया जाता है। इसमें 1600 रुपये की आपको सब्सिडी दी जाती है, मतलब कनेक्शन जो है वो फ्री में दिया जाता है। ये उज्ज्वला योजना का बेसिक है, और ये मेनली रूरल एरियाज़ में है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है रूरल एरियाज़ में, वहाँ बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो। देखो उज्ज्वला योजना से क्या क्या फ़ायदा हुआ, कभी कभी यूपीएससी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेती है कि उज्ज्वला योजना आने से क्या हुआ, सिलेंडर मिले। अब सिलेंडर मिलने से क्या हुआ, विमेन एम्पावरमेंट हुआ। विमेन एम्पावरमेंट कैसे होता है कि जब टाइम उन्हें मिलने लगा, बीमारी हेल्थ अच्छी रहने लगी, तो उन्हें एजुकेशन का टाइम मिलने लगा, बच्चों को वो एजुकेट करने लगे। तो विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा उज्ज्वला योजना से बढ़ा है। इकोनॉमिक वेलफेयरिज्म आया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, यही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, आज फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ। जो सब्सिडी का अमाउंट है वो जो है आपके पहल योजना के तहत जाता। पहल योजना क्या है, पहल योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है, जो आपको सब्सिडी डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में देती है, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ें यहाँ पर बता दी, मैंने आपको बता दिया कि उज्ज्वला योजना क्या होती है, और उज्ज्वला योजना कब आई, और उज्ज्वला योजना किस मिनिस्ट्री के द्वारा
स्टार्ट की गई। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला आर्टिकल नीरज चोपड़ा से रिलेटेड है। क्या हुआ है, एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने अगेन इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर का फिर से जेवलिन थ्रो किया है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी फ्रंट पेज की। अब अगले आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं जो अंदर से पेज से हमारे आते हैं, ठीक है। पहला आर्टिकल जो है अंदर के पेज का वो नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री है। देखो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ 3 लोगों को मिला है, एलेक्सी एकिमॉव, लुइस ब्रूज एंड मोंगी विवेंडी, ठीक है। इन 3 प्राइज़ को मिला है। इनको मिला है क्वांटम डॉट के लिए। ये वेरी स्मॉल क्रिस्टल होते हैं जो एक सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल होते हैं। देखो क्या होता है, जो क्वांटम डॉट है ये बहुत स्मॉल क्रिस्टल होते हैं। जब ये अल्ट्रा वायलेट रेज के संपर्क में आते हैं तो ये चमकते हैं, ठीक है। मतलब इनमें एल्यूमिनेशन होता है, मतलब कह सकते हैं ल्यूमिनिसेंट होते हैं, ठीक है। ल्यूमिनिसेंट होता है, ठीक है। ये ही यूज़ जो है एलईडी में इसका यूज़ बढ़ेगा और हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे और नई नई रिसर्च डेवलप होगी, ठीक है। अब हम बेसिक जान लेते हैं नोबेल प्राइज़ कब स्टेबलाइज हुआ। देखो इतने दिनों से नोबेल प्राइज़ दिए जा रहे हैं। मैंने आपका फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ डिस्कस किया, ठीक है। शायद मेडिसिन का भी मेडिसिन का भी नोबेल प्राइज़ डिस्कस किया। मगर नोबेल प्राइज़ के बेसिक्स क्या हैं, इसको स्टेबलाइज किया मतलब ये विल से स्टेबलाइज हुए थे, इनके द्वारा स्टेबलाइज नहीं किया गया। अल्फ्रेड नोबेल की विल थी कि मेरे नाम पर एक नोबेल प्राइज़ बनाया जाए, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत था। तो इन्होंने इन्वेंट किया था डायनामाइट को। बहुत सारे इन्वेंशन किए थे मगर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था डायनामाइट। तो इनकी विल थी कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हो। तो ये नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुए और ये जो अवार्ड दिए गए उन लोगों को दिए गए जो बहुत ज़्यादा ह्यूमन काइंड को बेनिफिट पहुंचाते हैं प्रीसीडिंग ईयर में। मतलब जो लास्ट ईयर है उसमें बेनिफिट उनके द्वारा पहुंचाया गया। फर्स्ट टाइम ये 1901 में अवार्ड दिया गया, ठीक है। अभी ये चीज़ जान लीजिए कौन कौन सा अवार्ड होता है नोबेल। आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी यूपीएससी इसमें चकमा दे देती है। देखो फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, फिजियोलॉजी मेडिसिन में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, पीस में दिया जाता है, ठीक है, पीस में दिया जाता है और इकोनॉमिक साइंस में दिया जाता है। इकोनॉमिक साइंस में बहुत बाद में स्टार्ट हुआ 1968 में। तो किस में नहीं दिया जाता आपको पता होना चाहिए। ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में नहीं दिया जाता है, मैथ में नहीं दिया जाता। अगर आप क्रॉस करेक्ट कर लेते हो चीज़ को तो दिक्कत नहीं होगी। अब यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि फिजिक्स में किसके द्वारा दिया जाता है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसके द्वारा दिया जाता, आपके लिए इंपॉर्टेंट है किस में दिया जाता। और अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पॉस्थोमसली नहीं दिया जाता। अगर आपकी डेथ हो जाती है और आप अवार्ड मांगते हैं तो नोबेल प्राइज़ आपको नहीं मिलेगा, कांट बी गिवन पॉस्थोमसली, ठीक है। अब हमारे इंडिया का इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट इंडियन जो नोबेल प्राइज़ है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला फॉर लिटरेचर इन 1913। मतलब इन्हें लिटरेचर के लिए 1913 आज़ादी से पहले ही मिल गया। तो यूपीएससी कैसे स्टेटमेंट रखती है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को आज़ादी के जस्ट बाद फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था, वहीं गलत हो जाएगा। आप सोचेंगे नहीं अगर उसके मैक्सिमम डायमेंशन को, तो आपसे बहुत ज़्यादा गलती होंगी। प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है से ज़्यादा डायमेंशन को सोचिए कि हाँ आज़ादी से पहले मिला कि आज़ादी के बाद मिला। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर को आज़ादी के पहले मिला, जबकि मदर टेरेसा जो पीस अवार्ड उन्हें मिला वो 1979 में मिला, आज़ादी के बाद मिला। ये कन्फ्यूज़न डाल देगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को आज़ादी से बाद में मिला जबकि मदर टेरेसा को आज़ादी से पहले मिला और वर्ल्ड वार सेकेंड में मदर टेरेसा ने बहुत योगदान दिया, वहीं गलत हो जाएगा। आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करते समय बहुत ज़्यादा डायमेंशन को सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं टी से रिलेटेड। देखो क्या हुआ है, ये यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछती है। स्लाइड डिप इन वॉल्यूम इन द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ कैलेंडर 2013। एक्चुअली क्या होता है, टी का प्रोडक्शन हमारा बढ़ता चला आया है, लगातार बढ़ रहा, मगर अब रिसेंटली 2023 में टी का प्रोडक्शन घट रहा है। तो यूपीएससी पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी कि हाँ टी का प्रोडक्शन इस डिकेड में लगातार बढ़ा है, इस पूरी डिकेड में टी का प्रोडक्शन नहीं घटा है, वहीं गलत हो जाएगा। इसीलिए ऐसी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है, आपको ये न्यूज़ इस तरह से पढ़ना चाहिए।
तो हम टी के बेसिक्स जान लेते हैं। देखो चाइना के बाद इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का। समझ रहे हैं, मतलब कितनी बड़ी इंडिया की मार्केट है। और नॉर्थ इंडिया में जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है, 83% ऑफ कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा आसाम में होता है, उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल में होता है। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी चीज़ सीरियस नहीं लेते हैं, जल्दी जल्दी लेक्चर को डिस्कस करते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, 2 की स्पीड से बढ़ते हैं, जितनी स्पीड से आप कैप्चर करेंगे किसी चीज़ को उतनी स्पीड से आप उस चीज़ को गवा देंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं भी 2 की स्पीड से सुनता था बहुत चीज़ें, मगर वो जितनी स्पीड से आप लेते हैं उसे उतनी स्पीड से आप गवा देते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है 1.5 की स्पीड में सुनिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सुनना। 2 की स्पीड में मत भागिए। 2 की स्पीड में भाग रहे हैं तो नोट्स बनाइए। हर चीज़ का एक तरीका है। आप 2 की स्पीड से सुन रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए। अगर 2 की स्पीड से नहीं सुन रहे हैं तो 1.5 की स्पीड से सुनिए, और लेटते समय एक बार रिवाइज कीजिए वीडियो को। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को तो वे बेकार है। तो आसाम में कहाँ होता है? ये आसाम वैली में होता है और कच्छर में होता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में द्वार में होता है, तराई में होता है, दार्जिलिंग में होता है। दार्जिलिंग टी तो आप जानते ही हैं, ये फर्स्ट जीआई टैग है दार्जिलिंग टी। इसे फर्स्ट जीआई टैग मिला था। हम जीआई टैग के बारे में इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। साउथर्न एरिया में टोटल कंट्री के प्रोडक्शन का 17% होता है, ठीक है, जिसमें मेनली तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में होता है, ठीक है। इंडिया का टी प्रोडक्शन कितना है ये इन्होंने 2020-21 का डाटा दिया है, 1283 मिलियन किलोग्राम, ठीक है। अब इंडिया क्या है, वर्ल्ड की टॉप जो 25 कंट्री हैं उसमें, मतलब 25 नहीं सॉरी 5 कंट्री हैं जो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। इंडिया 80% तो अपने टी के प्रोडक्शन का कंज्यूम कर लेता है, केवल 10% वो एक्सपोर्ट कर पाता है, ठीक है। मेनली रसिया, ईरान, यूएई यहाँ पर करता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो दार्जिलिंग टी को एक फर्स्ट जीआई टैग दिया गया। इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग भी इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग किस एक्ट से आया आप देखेंगे, ये जीआई टैग का एक्ट है 1999, यहाँ से आया था ये, ठीक है। तो जीआई टैग किस एक्ट से आया ये इंपॉर्टेंट है। और जीआई टैग फर्स्ट किसे दिया गया, दार्जिलिंग टी को। जीआई टैग रिसेंटली किसे दिए गए वो सब आपको याद होना चाहिए। मगर आप ज़्यादा परेशान मत होइए, धीरे धीरे चीज़ को करेंगे, अच्छे से करेंगे, और कोचिंग की तरह नहीं करेंगे कि बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस कर दिए और उसमें केवल कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस नहीं की, बस केवल ओवरव्यू दे दिया। हाँ, ईडी ने छापा मारा है संजय सिंह के यहाँ, और ईडी क्या है, एक जो है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है बस। मगर ईडी के बारे में आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि ईडी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ईडी किस डिपार्टमेंट के अंदर आता था। तो इस तरह से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया। देखो टी बोर्ड ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में और बहुत सारे जो स्टेचुटरी बोर्ड हैं जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, उसमें यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। देखो टी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करती है, डेवलपिंग और प्रमोट करती है टी इंडस्ट्री को इन इंडिया में। टी बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टेचुटरी बॉडी है। देखो वही बात आ गई, मैंने आपको पहले बताया, जो लॉ से बनती हैं वो स्टेचुटरी बॉडी होती हैं, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती हैं, और जो गवर्नमेंट अपनी विल से बनाती है, कोई लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं होता, उसे एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। ये 3 आपको चीज़ें मैंने पहले ही बताई, फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब स्टेचुटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है, इंपॉर्टेंट है भाई। मिनिस्ट्री ऑफ फूड में ना डाल देना आप इसे, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में ना डाल देना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है। 1953 में ये स्टेबलाइज की, मगर काम करना इसने 1954 से स्टार्ट किया। अब टी के बेसिक्स जान ले। टी एक बेवरेज है, ठीक है, जिसके प्लांट का नाम कैमेलिया सिनेनिस होता है, सिनेनसिस होता है, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम करने वाला ड्रिंक है पानी के बाद वो टी है। मतलब पानी के बाद जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है वो टी है। टी का ओरिजिन देखो चाइना से माना जाता है। 5000 साल पहले ऐसा देखा गया था कि चाइना में, इसके ऊपर कहानी भी एक बीबीसी न्यूज़ चैनल पर बहुत फेमस पड़ी है, आप सुन लेना। टी कैसे हमारे कल्चर में आई, कैसे उसका पत्ता आकर कहते हैं कि एक पानी गर्म कोई कर रहा था, उसमें गिर गया तो उसे पिया और लोगों ने, उस पत्ते का फिर यूज़ होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। टी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप जान लो। टी एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मतलब क्रॉप है, और ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होती है। इसके लिए टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री चाहिए होता है। अगर इससे 10 डिग्री से कम हो जाता है और 35 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो टी अच्छी नहीं होती है।
टी के लिए जो रेनफॉल होना चाहिए वो 150 से लेकर 300 तक होना चाहिए और ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। देखो टी की एक खासियत है, टी जब हम कहीं लगाते हैं तो उसके जगह पर पानी भरना नहीं चाहिए। मान लो यहाँ पानी भरा हुआ, टी के लिए वेल ड्रेन्ड एरिया चाहिए होता है। देखो सॉइल ऐसे पानी बहता रहना चाहिए, तभी तो कहा है थ्रू आउट द ईयर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, मतलब पानी यहाँ पर बहता रहना चाहिए। अगर जहाँ बारिश नहीं होती है वहाँ पर स्प्रिंकल बारिश की जाती है, ठीक है। सॉइल जो होता है एसिडिक चाहिए होता है, जिसमें कैल्शियम होता है। पोरस सॉइल चाहिए होती है। पोरस सॉइल का क्या मतलब है? जिसमें छिद्र होते हैं, जिसमें ज़्यादा मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं, सैंड ज़्यादा होती है। जब सैंड ज़्यादा होगी तो पानी इजीली परकोलेट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, 2022 में पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको मुझे बताना है ये कमेंट बॉक्स में। टी प्रोड्यूसिंग स्टेट बताना है कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। आपको इसमें से कोई एक, मैं आपको ऑप्शन कम कर दे रहा हूँ, इसमें ऑप्शन 2 बता दे रहा हूँ। एक तो ये है, ये एक ही है, इन दोनों में से एक ऑप्शन है। इसको हम कल दोबारा से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।